नमस्कार साथियों। आज हम लोग भारतीय इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण और निर्णायक विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे जिस विद्रोह ने भारत में राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और बहुत सारे आयामों को बदला। वो है 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह में सभी लोगों ने लगभग अपने अपने तरीके से भाग लिया, चाहे सैनिक हो, चाहे आम जनता हो, चाहे कुलीन वर्ग हो, चाहे अन्य सारे लोग, बहुत सारे लोग, जितने भी लोग भारतीय समाज में हैं, उन सब ने कहीं ना कहीं इस युद्ध में अपना योगदान दिया, जिसे हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में के नाम से जानते हैं। लेकिन इस विद्रोह को लेकर के विद्वानों में मतभेद है कि इसी जो विद्रोह है, इस विद्रोह में केवल कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि केवल सैनिकों ने भाग लिया। तब इसको नेचर, प्रकृति जो है इसकी, कि इसका स्वरूप क्या है, ये कैसे हुआ, किन लोगों ने सहभागिता दी इसमें, मुख्य रूप से तो कई विद्वान में मतभेद है। बहस जारी रहती है, बहस होती रहती है, और कई हमारे हिस्टोरिकल डिबेट्स हैं, कई सारे बहसें हो चुकी हैं कि मतलब सबसे पहले सवाल उठता है कि ये एक म्यूटनी था, सोफी म्यूटनी, सिपाही विद्रोह था, या फिर ये जन आंदोलन था, यानी राष्ट्रीय आंदोलन था, या ये कुलीन वर्गीय आंदोलन है, या ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है। ऐसे तमाम सवाल भारतीय इतिहास में विद्वानों द्वारा इसको लेकर उठाए गए और जवाब में अपने अपने तर्क और वितर्क दिए गए। तो जो समकालीन, सबसे उसी पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। जो कुछ समकालीन जो समय, उस समय के 1857 के विद्रोह को देख रहे थे, कुछ विद्वानों ने ये माना कि जो 1857 के विद्रोह के साक्षी रहे, उन लोगों ने इस विद्रोह को ये माना कि ये मुगलों को पुनः स्थापित करने, कुछ ऐसे विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि ये मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित, फिर से स्थापित करने का एक साजिश है। समकालीन कई विद्वान मानते हैं, लेकिन इसके जवाब में वो तर्क नहीं दे पाते, कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दे पाते कि अगर मुगलों को फिर से लाना चाहते थे तो उसका पीछे क्या कारण था। इस कारण से ये जवाब, ये तर्क अतार्किक हो जाता है, और इस पर बहुत सारे विद्वान एग्री नहीं करते। लेकिन ये शुरुआती व्याख्याओं में से एक है कि बहुत सारे विद्वान इस धारणा को मानते थे। इसके बाद में जो इस विद्रोह को लेकर सबसे अधिक और सबसे बहस का जो मुद्दा रहा, वो है कि इस विद्रोह को कई विद्वानों ने आधिकारिक व्याख्या के तौर पर मान लिया और ये बताया कि ये विद्रोह सैनिक विद्रोह था, केवल सैनिक विद्रोह था, मात्र सैनिक विद्रोह था, जिसमें जन आंदोलन का समर्थन नहीं मिला। कई सारे विद्वान हैं, सीले ने इस बात को कहा, और इसके बाद में लगभग इसी के इर्द गिर्द कई सारे जो ब्रिटिश अधिकारी उस समय थे भारत में, उन्होंने लगभग यही बात कहने की कोशिश की, और उन्होंने अपने अपने जवाब में अपने अपने तर्क दिया। और जैसे एक विद्वान है एल ई रीज, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये ईसाई धर्म, ईसाइयों के खिलाफ धर्मांधों का युद्ध है। ईसाइयों और धर्मांधों, भारतीय पूरब के लोग को उन्होंने धर्मांध कहा, एल ई रीज ने। इसी के अलावा दूसरे जो लोग हैं, जो हैं वो कैप्टन जी मेडली वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कैप्टन जी मेडली कि ये काले और गोरे के वर्चस्व के लिए एक धार्मिक संघर्ष, एक संघर्ष है, नस्लीय संघर्ष का नाम लिया उन्होंने। कहा ये जो विद्रोह हुआ, ये विद्रोह काले और गोरे के बीच का युद्ध है। कौन कहा? कैप्टन जी मेडली। इसके बाद में एक और ब्रिटिश अधिकारी हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो टी आर होम्स,
वो कहते हैं टीआर होम्स, वो कह रहे हैं कि ये सभ्यता और बर्बरता का युद्ध, ये सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध था। इसके अलावा आउटरम है और टेलर, ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का नाम ले रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जैसे अगर वो सभ्यता और बर्बरता की बात कर रहे हैं जैसे टीआर होम्स, लेकिन उसके जवाब में वो अपर्याप्त तर्क देते हैं। जैसे मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि भारत के लोग एकदम अहिंसा के पुरजोर पुरोधा थे उस समय, बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने भी अहिंसा का कहीं ना कहीं, लेकिन लेकिन अंग्रेजों से बहुत कम की। उन्होंने अपने प्रोटेक्ट में, ये बात सही है कि वो अपने प्रोटेक्ट में जरूर करेंगे, लेकिन ऐसे कई सारे सोर्स हैं, कई सारे सोर्सों से, स्रोतों से पता चलता है कई सारी जगह कि इलाहाबाद के बारे में कहते हैं कि बहुत सारे वृक्षों पर कई विद्वान तो यहाँ तक अतिशयोक्तिपूर्ण कह देते हैं कि इलाहाबाद के इर्द गिर्द शायद ही कोई ऐसा पेड़ बचा हो जहां पर अंग्रेजों ने किसी भारतीयों को फांसी न दी हो। इसके अलावा कुछ विद्वान, कुछ लोग कहते हैं, मतलब अफवाह के तौर पर कहते हैं, या कहते हैं कि बनारस के गलियों में जो बच्चे खेल रहे थे उनको अंग्रेजों ने उनको भी बेदर्दी से मार डाला अंग्रेजों के बारे में। बाकी तो पूरे भारत में क्या शोषण, क्या उनका अत्याचार रहा, ये उल्लेखनीय है। उनके अत्याचार को भुलाया नहीं जा सकता, उनके जो अत्याचार हैं वो उनको भुलाया नहीं जा सकता। बहुत अत्याचार किए भारत पर, लेकिन ये कुछ छोटे बातें। तो अगर आप इतने सभ्य हैं, आप कह रहे हैं जैसे होम्स कह रहे हैं कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है, हम अंग्रेज हैं, हम सभ्य हैं, और आप हिंदुस्तानी, आप क्या है, पूरब के लोग क्या हैं, बर्बर हैं। अगर आप इतने ही सभ्य हैं तो इतनी निर्मम हत्या, ये मानवीयता है, ये सभ्यता की पहचान है। इसके अलावा अगर आप कह रहे हैं कि एक काल जैसे कैप्टन जी मेडली कह रहा है, कि एक काले और गोरों का विद्रोह है था, काले और गोरे का विद्रोह था। अगर ये काले और गोरे का विद्रोह होता तो कई सारे सोर्सेस से पता चलता है कि एक अंग्रेज के साथ 3 भारतीय सैनिक होते थे। एक अंग्रेज सिपाही के साथ में 3 भारतीय सिपाही होते थे। अगर ये काले गोरे का विद्रोह होता तो क्या होता, जिसकी तो हमारी संख्या ज्यादा थी, हमें जीतना चाहिए। तो ये है। लेकिन इन सब की जो विचार हैं, चाहे वो एल ई रीज हो, चाहे कैप्टन जी मेडली हो, चाहे टी आर होम्स हो, चाहे आउटरम हो, चाहे टेलर हो, ये सब जो सिले हों, ये सब जो व्याख्या देते हैं, इन सब की जांच, ये सब की जो राय है, ये जांच की कसौटी पर कहीं खरी नहीं उतरती है। इनका जो जवाब है, इनका जो राय है, ये उस समय भारत में ब्रिटिश शासन को नैतिक रूप से सही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन नैतिक रूप से उन्होंने किया, नैतिक रूप से किया उन्होंने। लेकिन यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण तब हो जाता है, इस पर गौर तब करते हैं कि जब कई सारे भारतीय, ये ब्रिटिश तो कह रहे हैं ये सैनिक विद्रोह है, हम तमाम चीजें, लेकिन जब कई सारे भारतीय इसका समर्थन करते हैं तब ये बहुत और बहस का मुद्दा बन जाता है। जैसे किशोरी चंद है, किशोरी चंद, दुर्गादास बंदोपाध्याय है, मुंशी जीवन लाल, मोइनुद्दीन, सर सैयद अहमद खान, ये सब जो उस समय अपने व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, व्यक्तिगत रूप से जो सार्वजनिक जीवन था, ये उच्च पद थे। कहीं ना कहीं अंग्रेजों से इन्हें लाभ प्राप्त हो रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशरों से या ब्रिटिश अधिकारियों के इस विचार का समर्थन किया और कहा कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह। लेकिन क्या कहा, ये राष्ट्रीय विद्रोह है। लेकिन आपको समझना होगा कि ये राजनीतिक स्पेक्ट्रम में ये कभी, ये बहस राजनीतिक स्पेक्ट्रम में हमेशा से अलग अलग विचार आते रहे। इसको चुनौती जब मिली, जब इंग्लैंड का एक रूढ़वादी दल का नेता था बेंजामिन डिज़रायली, उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में
ये चुनौती दी और ये प्रश्न उठाया कि जिसे आप तथाकथित राष्ट्रीय विद्रोह से सॉरी सैनिक विद्रोह कह रहे हैं, ये तो कि ये सैनिक विद्रोह है या राष्ट्रीय विद्रोह है। और उसने जवाब में तर्क क्या दिया, कहा कि ऐसे विद्रोह किसी आवेग से नहीं होते, ऐसे जो विद्रोह हैं ये तुरंत किसी आवेग से नहीं होते, या फिर किसी साम्राज्य के उत्थान और पतन, और यह सिर्फ कारतूस वाला मामला सिर्फ पर्याप्त नहीं है ऐसे विद्रोह को अंजाम देने के लिए। ऐसे जो विद्रोह होते हैं, ऐसे जो भयावह विद्रोह होते हैं, ऐसे विद्रोह के लिए पर्याप्त कारण और पर्याप्त कारणों का संचय का होना बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने उसका मुख्य कहने का मतलब ही एक सैनिक विद्रोह नहीं, ये राष्ट्रीय विद्रोह है। और इसी तरह की जो व्याख्या है वो कार्ल मार्क्स ने न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून जो उसमें लगभग सेम यही व्याख्या व्यक्त की, संदेश दिया था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। और आगे चल करके अशोक मेहता इंडियन म्यूटनी में इस बात की पुष्टि अपनी पुस्तक इंडियन म्यूटनी में कहते हैं ये राष्ट्रीय विद्रोह, कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय विद्रोह है। और लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरी बहस को राष्ट्रवादी आदर्शों, राष्ट्रवादी स्वरूप देने की कोशिश आगे चल करके बीडी सावरकर करते हैं, राष्ट्रीय विद्रोह कह रहे हैं। और इस विद्रोह को एक राष्ट्रवादी स्वरूप देने का काम कौन कर रहा है? बीडी सावरकर ने किया। और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 उन्होंने लिखी, जो 1909 में प्रकाशित हुआ लंदन में। उसमें उन्होंने ये बताया कि जो वार है 1857 का विद्रोह है, ये एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। क्या है? सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। और ये विद्रोह का क्या था? राष्ट्रवादी स्वरूप था। ये विद्रोह का क्या था? राष्ट्रवादी स्वरूप था और राष्ट्रवादी व्याख्या के तौर पर इसे देखा जाता है। लेकिन क्या हुआ, इनके इस विद्रोह को, इनके इस व्याख्या को डॉक्टर सुरेंद्र सेन और मजूमदार, सुरेंद्र सेन और आरसी मजूमदार, डॉक्टर मजूमदार, इन दोनों ने इनके तर्क को जोरदार तरीके से खंडित कर दिया। लेकिन इनको थोड़ा अकादमिक समर्थन मिला, किसके द्वारा? एसबी चौधरी के द्वारा 1859 में। उन्होंने भी लगभग यही बात व्यक्त की और सावरकर की बात को थोड़ा बढ़ाते हुए कहा कि विदेशी शक्तियों से बचने या विदेशी शक्तियों को चुनौती देने के लिए ये क्या था? कई वर्गों के लोगों का पहला संयुक्त प्रयास था। कहा उन्होंने कि विदेशी लोगों को चुनौती देने के लिए ये कई वर्गों के लोगों का ये पहला संयुक्त प्रयास है। यानी कहीं ना कहकर कि पहला राष्ट्रीय विद्रोह की ही तरफ इशारा कर रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की या जन आंदोलन की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। सभी लोगों का आंदोलन था। लेकिन ये बहस धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और आगे चल करके इस बहस में आम सहमति बन गई कि ये जो विद्रोह था, ये 1857 का जो विद्रोह है, ये केवल राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं है। और इसको लेकर डॉक्टर सेन और मजूमदार ने गहन अध्ययन किया। इस एक छोटा सा किस्सा बता दे रहा हूं कि पहले तो मजूमदार को सरकारी इतिहासकार के रूप में नियुक्त किया गया था इस विषय पर शोध करने के लिए। लेकिन बाद में सरकार से उनकी अनबन होने के कारण उनको हटा दिया गया और सुरेंद्र सेन को इस पद कार्यभार दिया गया। तो उन्होंने इन दोनों ने बहुत गहरा रिसर्च किया और समकालीन जो भिन्न भिन्न मत थे उसका भी इन्होंने गंभीर अध्ययन किया और प्राथमिक स्रोतों का इन्होंने हवाला लिया। और उन्होंने कहा कि ये ना तो बहुत ही सावधानी पूर्वक पहले से सुनियोजित विद्रोह है और ना ही ये क्या है, ना सुनियोजित विद्रोह है और ना ही ये कोई मास्टरमाइंड पहले से योजना प्लान है।
प्लान था। ये कहने का मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब कि ना तो ये पहले सावधानी पूर्वक लड़ा गया और ना ही बहुत सुनियोजित था। केवल नाना साहब का मार्च और अप्रैल के महीने में अंबाला और लखनऊ जाना, इन्होंने तर्क दिया कि केवल जो नाना साहब थे उसे अब वो मार्च और अप्रैल के महीने में अंबाला और लखनऊ चले गए, इससे अगर आप कह रहे हैं कि ये विद्रोह जो है ये पूरा से सुनियोजित हो गया, पूर्व नियोजित हो गया, तो ये पर्याप्त कारण नहीं है, क्योंकि अप्रैल और मार्च में गए थे और मई में विद्रोह हो गया। सॉरी। लेकिन और दूसरा कि बहादुर शाह जफर को दूसरी कहा कि जब बहादुर शाह जफर की बात, मतलब बहादुर शाह जफर पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया कि विद्रोह को तुमने ही पूर्व सुयोजित किया था, तो इस कोर्ट में बात साफ हो गई कि बहादुर शाह जफर के उत्तर से और उसके मुकदमे से ये साफ हो गई कि ये विद्रोह, इस विद्रोह के उठने से जितना ज्यादा आश्चर्यचकित अंग्रेज नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा आश्चर्यचकित कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। और सेन और मजुमदार इस बात पर पहुंचते हैं कि ये युद्ध जो है, दोनों लगभग एक ही बात पर पहुंचते हैं कि ये युद्ध धर्म से शुरू होकर के और स्वतंत्रता युद्ध के रूप में तब्दील हो गया। धर्म के रूप में शुरू करके, धर्म के युद्ध जो है, ये विद्रोह जो है धर्म के रूप में शुरू होकर के और क्या होता है, स्वतंत्रता युद्ध के रूप में समाप्त होता है। और इसमें जरा भी संदेश नहीं था कि ये जो विद्रोही थे ये विदेशी सरकार से छुटकारा पाना चाहते थे और जिसका जो दिल्ली का शासक था उसका सबसे बड़ा प्रतिनिधि था या सबसे सही प्रतिनिधि था। आगे चल करके मजूमदार इस बात को खंडन करते हैं कि मतलब ये ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय है, ना स्वतंत्रता है, ना सैनिक है, इस बात को कहते हैं, बात करेंगे। तो इसके आगे थॉमस मेटकाफ जो है इसकी अलग व्याख्या प्रस्तुत करता है, जिन्होंने कहा यह राष्ट्रीय है, जिन्होंने कहा, इसने एक नई और अलग व्याख्या की। थॉमस मेटकाफ ने क्या कहा? थॉमस मेटकाफ की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ब्रिटिश है और इस बात को ये बहुत अध्ययन की बहुत कह रहा है कि ये ना तो ये कह रहा है ये सैनिक विद्रोह से कहीं कुछ ऊपर की चीज है, सैनिक विद्रोह से ऊपर, लेकिन ये राष्ट्रीय विद्रोह से कुछ कम चीज, मतलब कुछ कम, कोई दूसरी चीज है। कहा ये सैनिक विद्रोह से अधिक है, सैनिक विद्रोह के अलावा, मतलब सैनिक विद्रोह तो है, इससे ऊपर की चीज है, और लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह से कुछ कम विद्रोह है। और कहा क्यों नहीं है राष्ट्रीय विद्रोह? जवाब में कहा इसलिए ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है क्योंकि जो लोकप्रिय चरित्र है विद्रोह का वो लगभग उत्तर भारत से ही थे, चाहे वो नाना साहब हो, चाहे बहादुर शाह जफर हो, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे कुंवर सिंह हो, ये सब तमाम लोग। तो उन्होंने कहा, और जूडिथ ब्राउन ने इनकी बात का समर्थन कहा कि बंगाल का मध्यम वर्ग ने साथ नहीं दिया, और जो बहुत सारे लीडर थे, बहुत सारे राजा थे भारत के, उत्तर भारत के ही, अगर ये राष्ट्रीय विद्रोह होता तो ग्वालियर के सिंधिया भाग लेते, इंदौर के होलकर भाग लेते, पटियाला के राजा भाग लेते, कश्मीर के राजा भाग लेते, हैदराबाद का निजाम नहीं भाग लिया। ये तमाम लोग जो थे इस विद्रोह में भाग नहीं लिए। और जूडिथ ब्राउन तो यहां तक कहता है कि बंगाल का जो मध्यम और शिक्षित वर्ग था इसने भी इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। अब आगे चल करके जो इस विद्रोह को एक नई व्याख्या करते हैं, कौन नई व्याख्या करते हैं? सी ए वेली कहने का मतलब ये है, कहते हैं कि जो कई लोग ऐसे थे विद्रोह में कि जिनको कोई विशेष शिकायत अंग्रेजों से नहीं थी, कोई विशेष शिकायत अंग्रेजों से नहीं थी, लेकिन वे क्या करते थे, वे आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, अपने राज्य में लड़ते थे एक दूसरे से, अंग्रेजों से कोई इनको शिकायत नहीं थी। और यही जो अलगाव था, भारतीय अलगाव, ये अंग्रेजों के हाथ में खेल गया और इससे क्या हुआ, विद्रोह को नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि इनके पास ये तो है कि इन्हें हटाना है, लेकिन इनके पास कोई वैकल्पिक अगला व्यवस्था नहीं थी कि किसको लाना है। इन दोनों में मतभेद था, इसलिए विद्रोह नकारात्मकता की ओर ले गया।
इसके चल करके आगे चल करके इसकी और एक अलग व्याख्या होती है कि क्या ये विद्रोह जो है ये सामंतवादी है, कुलीनवादी है या अभिजात वर्ग के? ये बात जूडिथ ब्राउन ने उठाया और इस बात को थोड़ा और बढ़ाया एरिक स्टोक्स ने। एरिक स्टोक्स ने कहा कि ये विद्रोह, क्योंकि ये जूडिथ ब्राउन ने कहा कि ये जो इस विद्रोह के जो निर्णय है, निर्णयकर्ता असल में सामंतवादी तत्व ही ले रहे थे। लेकिन आप इस बात को ध्यान देंगी, अगर जो एरिक स्टोक्स कह रहे हैं सामयिक चरित्र जो था सामंतवादी था, कुलीनवादी था, अभिजात वर्गवादी था, तो अगर ये बात एरिक स्टोक्स कह रहे हैं तो आपको याद रखना होगा कि जनता की भूमिका को नगण्य कर दे रहे हैं। नगण्य मतलब महत्वहीन करके दिखा रहे हैं। क्या केवल कुलीनों ने भाग लिया? अगर कुलीनों ने भाग लिया तो आप बताइए कि जब 10 मई को मेरठ से 58 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली में सैनिक पहुंची, तो ऐसे कई सारे स्रोत और कई सारे साक्ष्य बताते हैं कि बहादुर शाह जफर हक्का बक्का रह गया। और ऐसे कई सारे साक्ष्य से पता चलता है, शेखर बंदोपाध्याय जैसे जिक्र करते हैं कि नाना साहब को जोर देकर युद्ध में शामिल किया गया, रानी लक्ष्मीबाई को जोर देकर शामिल किया गया, तमाम लीडरों को जोर देकर शामिल दिया गया। अगर वो लोग असली अगर उन्हीं का विद्रोह होता तो वो लोग सामने प्रखरता से लड़ते। ऐसे कई सारे लोग हैं। तो इस बात को आगे चल करके जो रुद्रांशु मुखर्जी साफ करते हैं कि ये जो तालुकदार हैं, सामंतवादी तत्व हैं, इनके जो भूमिका है कभी एक सार्वभौमिक रूप से सार्वभौमिक नहीं थी। ये जो तालुकदार हैं, सामंतवादी, ये सब तत्व हैं, इन सब की कोई भूमिका जो है कभी एक रूप नहीं रही, समरूप नहीं रही। और कहते हैं कि कुछ लोगों ने तो, कुछ सामंतों ने तो अलग विद्रोह से अलग हो गए, कुछ ने साथ दिया, कुछ ने बीच का रास्ता अपना लिया, और कुछ ने तो अंग्रेजों को आते ही देखकर अपना भाग गए, दूर भाग खड़े हुए। ये सामंतवादी व्याख्या की आलोचना करते हैं रुद्रांशु मुखर्जी की। इनके अभी जो आप कह रहे हैं कि ये विद्रोह सामंतवादी था, निर्णायक तत्व सामंत ही ले रहे थे, तो ये गलत है। क्योंकि अगर आप इस बात को कह रहे हैं, ये रुद्रांशु मुखर्जी कह रहे हैं कि अगर आप ये बात कह रहे हैं तो तमाम लोग जो थे, तमाम जो विद्रोह के लोकप्रिय चरित्र थे, इन्हें दबाव देकर, जोर डालकर क्यों लाया गया था। और इसके बाद में अगली जो व्याख्या एक आती है रंजीत गुहा। वो कहते हैं कि जो विद्रोही हैं उन्होंने हथियार इसलिए उठा लिए, जो विद्रोही हैं इन्होंने हथियार इसलिए उठा लिया क्योंकि वे अपने पूर्वजों के संसार को वापस लाना चाहते थे। अब पूर्वजों का संसार का मतलब उन्होंने किसी सामाजिकता से लगाया होगा या किसी भौगोलिक स्थान से लगाया होगा, लेकिन ये गांव, निकटतम जातियां और किसी समूह रिश्तेदार थे, कोई बड़ी चीज रही होगी, जिसको आगे चल करके तपन और रजत रे स्पष्ट करते हैं कि जो ये विद्रोही थे, ये हिंदुस्तान को विदेशी जुए से मुक्त कराना चाहते थे। और विद्रोह के दौरान उल्लेखनीय धार्मिक सौहार्द देखने को मिला। विद्रोह के दौरान ये देखने को मिला कि इससे तो इसमें एक बात को लेकर जो सारे सहमत थे, ये हिंदुस्तान जो है ये हिंदू और मुसलमान दोनों का है। 1857 के जो विद्रोही थे, ये पुरानी व्यवस्था से ये लोग परिचित थे। ये जो विद्रोही थे ये 17वीं शताब्दी का केंद्रीकृत जो 17वीं शताब्दी का मुगल शासन था, ये केंद्रीकृत था। इस शासन व्यवस्था को ये लोग नहीं चाहते थे, जबकि जो 18वीं शताब्दी का जो भारत है विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था को चाहते थे। यानी कि 17वीं शताब्दी की केंद्रीकृत मुगल शासन को नहीं, बल्कि 18वीं शताब्दी के विकेंद्रीकृत जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसको चाहते थे। आगे चलकर अगर हम बात करें निष्कर्ष की, तो ये जो विद्रोह है, अगर हम बात करें डॉक्टर मजूमदार के निष्कर्षों को लेकर, तो उनकी जो मान्यता थी कि ये ना तो प्रथम है, ना सैनिक है, ना राष्ट्रीय है, ना स्वतंत्रता है, ना स्वतंत्रता संग्राम है,
फिर भी अगर वे 1857 की क्रांति के दूसरे पहलू को अगर हम रेखांकित करें तो कुल मिला के चाहे जो रहा हो चरित्र, इस स्वरूप, प्रकृति, चाहे जो रहा हो इस विद्रोह को लेकर, लेकिन एक बात तो साफ थी कि इसने क्या किया, बहुत ही जल्द ब्रिटिश सत्ता के लिए एक चुनौती का प्रतीक बन गया। और आगे चल करके और अभी भी वर्तमान समय में इसको लेकर के, इसकी प्रकृति को लेकर बहस जारी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।